एक महिला जो कि अपनी बेटी की शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से कर रही होती है। शादी की खरीदारी से लेके शादी के कार्ड तक की जिम्मेदारी अपने ही ऊपर उठा रखती है। और जब शादी की डेट नजदीक आ जाती है तो सारे रिलेशन वालों के पास अपने ही कार्ड लेके जाती। उनको कार्ड देते वक्त एक बात कहती कि हमारी इकलौती बेटी है और बड़े मन्नतों के बाद इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसके शादी में आप लोग जरूर आइएगा और बड़े ही धूमधाम से मैं इसकी शादी करने वाली हूँ। अगर जो कोई भी नहीं आया तो मैं उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। अब सारे रिलेशन वालों से वो औरत ऐसा ही कहती रहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है और शादी का दिन जब नजदीक आ जाता है तो महिला बाजार से खरीदारी करके रिलेशन वालों को कार्ड देके जब घर लौटती है तो अपनी इकलौती बेटी से कहती है कि आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है और मैं चाहती हूं कि तुम इतने अच्छे से तैयार हो कि सब लोग ये कहे कि हमारी इकलौती बेटी की जो हल्दी है बड़े ही धूमधाम से हुई। इतने पे वो लड़की कुछ ऐसा कहती है जिससे कि वो औरत घर के भीतर जाती है और घर के भीतर से एक तमंचा लाती है, अपने ही बेटी के सिर पे लगाती और गोली चला देती है। लड़की की घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो थाने पहुंचती है, अपने आप को पुलिस के हवाले करती है। आखिर ऐसा क्या था और लड़की ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि एक माँ को अपने ही इकलौती संतान को मारना पड़ गया। तो इसको सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, इसकी शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के बदौलत और आप ही लोगों के भरोसे पे मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाती रहूं। और कुछ हमारे भाई बहन ये भी कमेंट करते हैं कि ये सारी घटनाएं काल्पनिक होती हैं, सारी बनावटी होती है, मनगढ़ंत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई बहन लगे इस मुहिम की, जिसने भी शुरुआत की है, सबकी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक जो दूर दराज की बातें छिप के दब के उसी इलाके में रह जाती हूँ वो पहुंचाए। और इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला लगता है गृहिणी, और इसी का एक थाना लगता है बगोदरा। और इसी बगोदरा थाने में 20 तारीख की शाम को लगभग 5 बजे के करीब एक बुर्खा पहने महिला थाने के भीतर टहलती हुई पहुंचती। और जब वो टहलते हुए पहुंचती है तो एक कांस्टेबल भी उसको टोकने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या बात है। इसके बाद वो कहती है मुझे तो बड़े साहब से मिलना है, और एक कहते हुए बड़े साहब के कैबिन में चली भी जाती है। जब वहां पहुंचती है तो जो थाना इंचार्ज होते हैं उनसे कहती है कि दरअसल मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं अपनी बेटी को इस दुनिया से ऊपर भेज के आई। जब ऐसा कहती है तो पहले तो जो चौकी इंचार्ज होते हैं, उस थाना इंचार्ज जो होते हैं, उस महिला को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और उसके हाव भाव को देखते हैं कि एक महिला किसी का कत्ल करके अगर जो आई है तो इतने आराम से इसको बता रहे जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। फिर दोबारा से वही सवाल रिपीट करते हैं कि आप क्या बोली। तो फिर से वो कहती है कि दरअसल मैं अपनी इकलौती बेटी को मार के थाने में अपने आप को आप लोगों के हवाले करने आई हूं। जब ऐसा चौकी इंचार्ज सुनते हैं तो तुरंत वो एक टीम का गठन करते हैं और उस महिला को भी जीप में बैठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, अपने घर का पता बताओ, लेके चलो। तो बताती है कि बगोदरा थाना में जो हरजन मोहल्ला है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। जैसे ही पुलिस वाले उस हरजन मोहल्ला का नाम सुनते हैं, उस गांव के तरफ अपनी जीप को लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उस महिला के दरवाजे पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहां शादी के लिए टेंट लगा हुआ है और वहां 100-200
के तादाद में लोग भी इकट्ठा हुए रहते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसी घटना ही घट गई रहती है। अब उस भीड़ को हटाते हुए पुलिस जब वहां पहुंचती है घटना स्थल पे, तो देखती है कि घर के भीतर एक बेड पे एक लड़की मरी हुई पड़ी है, खून से लथपथ है, और उसके जो सिर के छोटे छोटे मांस है वो इधर उधर बिखरे पड़े। जब पुलिस वाले ऐसा देखते हैं तो देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर भी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इस महिला से पूछताछ करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। दरअसल ये जो महिला है जिसका नाम फरजाना होता है, फरजाना के पति का नाम फारूक होता है। फारूक जो कि कार मैकेनिक होता है, और जो कि अपने परिवार को चलाने के लिए अक्सर वो घर से बाहर रहता है। घर में फरजाना के अलावा फरजाना की इकलौती बेटी रुखसाना होती। अब दोनों माँ बेटी घर पे रह रही होती है। घर की सारी जिम्मेदारियों को फारूक बखूबी निभाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है। अपनी लाडली बेटी को, अपनी इकलौती बेटी को, जिस बेटी के लिए वो दर दर की ठोकर खाए, दर दर डॉक्टरों के पास गए, हकीमों के पास गए, वैद्यों के पास गए, जहां जो बताया वहां अपना माथा फोड़े। इसके बड़े मन्नतों के बाद जब रुखसाना का जन्म हुआ, तो फरजाना और फारूक दोनों के खुशियों का ठिकाना नहीं था। इसको बड़े नाजों से पालते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। बाकी जैसे ही ये जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, ये जब पढ़ने जा रही थी तो अपने ही इलाके के एक हिंदू लड़का जिसका नाम रत्नेश सिंह होता है, इसकी मुलाकात रत्नेश सिंह से होती। और जब रत्नेश सिंह से मुलाकात होती है तो इनकी दोस्ती होती है। और दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाती है, ना ही इस रुखसाना को पता चलता है और ना ही रत्नेश को पता चलता है। वक्त के साथ साथ इनका प्यार परवान चढ़ता है और दोनों अब एक दूसरे के साथ समय गुजारने लगते हैं। इसके लिए वो मौके की तलाश में रहते कि कब वो मौका मिलता तो कहीं रेस्टोरेंट में जाते, कभी कहीं सुनसान इलाके में जाते, कहीं तो कभी कभी तो जब फरजाना नहीं होती तो रुखसाना इस रत्नेश सिंह को अपने घर पे भी बुला लेती। अब दोनों में इतनी नजदीकी हो जाती है जिसकी चर्चा पूरे गांव में चलने लगती है। अब ये बात जो है कि उड़ते उड़ते अब फारूक के कान में भी जाती है। फारूक जब ये जानता है कि उसकी बेटी जो है रुखसाना, उसका किसी हिंदू लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो घर आता है और फरजाना को डांट लगाता है। कहता है कि तुम कैसी माँ हो कि अपनी एक बेटी पे तुम अंकुश नहीं लगा पाई, और तुम्हारी बेटी एक हिंदू लड़के के साथ ना सिर्फ बातचीत कर रही है बल्कि उससे मुलाकात भी कर रही है। जब ये बात फरजाना सुनती है तो रुखसाना को समझाने की कोशिश करती है। बाकी जैसे ही रुखसाना को समझाने की कोशिश करती है, रुखसाना कहती है कि दरअसल आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, और मैं जब भी अगर जो कभी शादी करती हूँ तो रत्नेश सिंह से ही करूंगी, इसके अलावा मैं किसी से नहीं करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ये मुझे मंजूर है, पर मैं शादी किसी और से नहीं करूंगी। इसके बाद फिर क्या था, अब ये दोनों पति पत्नी इस रुखसाना को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। बाकी रुखसाना ना उनकी बात को सुनती है और ना ही उनकी बात को समझती है। वो रत्नेश से मिलना जुलना बंद नहीं करती। जब ये लोग देखते हैं कि ये रत्नेश से मिलना जुलना बंद नहीं कर रही है, तो अब लड़के की तलाश में लग जाते हैं और लड़का मिल भी जाता है, उन्हीं के रिलेशन का होता है, जिससे कि रुखसाना की शादी की डेट मुकर्रर होती है। और जैसे ही शादी की डेट मुकर्रर होती है, ये जो फरजाना है वो अब रुखसाना से कहती है कि ऐसा है कि तुम अब अपनी शादियों की तैयारी में लग जाओ, ये फालतू गिरी छोड़ो और फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। इस पे फिर से एक बार ये जो रुखसाना है अपनी माँ से कहती है कि मैं जब भी शादी करूंगी तो रत्नेश से ही करूंगी, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। आप बेवजह क्या मुझे परेशान कर रही। इन सारी बातों को किनारे करते हुए दोनों ये फारूक और फरजाना शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से करते हैं। शादी के कार्ड को बल्कि ये जो फरजाना है खुद से अपने रिलेशन वालों के पास लेके जाती और कहती कि मेरी इकलौती बेटी है और बड़े मन्नतों के बाद हुई है, तो इसलिए इसकी शादी में आना आप लोगों को बेहद जरूरी है, और अगर जो नहीं आया तो मैं उससे रिश्ते नाते सारे तोड़ दूंगी। अब इस बात का इंतजार सारे रिलेशन वाले करने लगते हैं। धीरे धीरे
शादी की डेट नजदीक भी आ जाती है। और जैसे ही शादी की डेट नजदीक आ जाती है, सारी खरीदारी भी पूरी हो जाती है। ये जो रुखसाना है, कुछ सामान छूट गए रहते हैं, जिस सामान की खरीदारी के लिए वो बाजार तो जाती है, बाकी बाजार से जैसे ही वापस आती है 20 तारीख की लगभग 4 बजे का वक्त होता है। फरजाना अपनी बेटी रुखसाना से कहती है कि ऐसा है कि तुम झटपट से हल्दी वाले कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, ताकि हल्दी की रस्म अदा की जाए। और हल्दी की रस्म ऐसी होनी चाहिए कि सब ज्यादा दिन तक याद करे कि हाँ, अगर जो किसी की हल्दी की रस्म हुई थी तो वो थी रुखसाना की। इतने में रुखसाना जो है अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि मैं इस हल्दी के लिए कभी कपड़ा ही नहीं पहनूंगी, और मेरी जब भी शादी होगी तो रत्नेश से ही मैं करूंगी। अब जैसे ही ये बात सुनती फरजाना फरजाना घर के भीतर जाती और एक तमंचा लेके आती, जो कि कुछ समय पहले जब ये रुखसाना मान नहीं रही थी तो अपने भाइयों से इस बात की सूचना देती हो कि वो एक हिंदू लड़के से बातचीत करती है, एक हिंदू लड़के के प्रेम जाल में पड़ चुकी है। तो उसके भाई एक पिस्टल देते हैं और कहते हैं कि अगर जो वो नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दो, क्योंकि ये हमारे कौम के खिलाफ है कि कोई हमारे घराना की लड़की हिंदू लड़के से शादी करे। अब जब फरजाना ये बात सुनती है कि उसकी लड़की हल्दी के लिए तैयार नहीं होगी, घर के भीतर जाती है, उसी पिस्टल को लाती है और अपनी बेटी के सिर पे लगाती है और लगा के सीधे टिगर दबाती है। उस लड़की की तो घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद गोली की चलने की आवाज जैसे ही बाहर से लोग सुनते हैं, वो भी भागते हुए कमरे के भीतर पहुंचते हैं। सब लोग कुछ कर पाते, कुछ देख पाते, उससे पहले लड़की मर चुकी थी। और जो ये फरजाना है घर से बाहर निकलती और सीधे तेजी के साथ थाने में पहुंचती है। थाने में जाके कहती है कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने आई हूं, मैं अपनी बेटी का कत्ल करके आई। जब ऐसा मामला सबके सामने खुला तो सभी हैरान थे। पुलिस वाले इस फरजाना के तहरीर पे ही फरजाना को और साथ ही उसके भाइयों को गिरफ्तार करती है। भाइयों को इसलिए गिरफ्तार करती है कि शायद अगर जो ये तमंचा नहीं देते, ये पिस्टल नहीं देते, तो आज शायद आज रुखसाना जिंदा होती और फरजाना अपने परिवार में होती। तो इनको तो गिरफ्तार करके जिला अदालत पेश करती है, इनको तो जेल भेज दिया जाता है। कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय? क्या रुखसाना का यही हश्र होना चाहिए था? फरजाना को अपनी ही इकलौती बेटी को मार देना चाहिए था? या उसके कहे अनुसार उसकी शादी रत्नेश से कर देनी चाहिए, या समझा बुझा के उसकी शादी अपने ही कौम के लोगों में कर देनी चाहिए थी? आखिर क्या करना चाहिए था? इसका क्या अंजाम हो सकता था? क्या इसका हश्र यही होना था या कुछ और होना था? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का, आपके मशवरे का, आपके सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।